अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हम इस वीक जो लेक्चर कवर करेंगे वो सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकली हैं, लेकिन हमारा कोर्स कंटेंट या एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट्स मैंने बताया था कि थ्योरेटिकल एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थेरी समझने से आपको बहुत सारी पिक्चर जो है इस प्रोग्रामिंग की वो क्लियर होगी। तो उसी कंटिन्यूटी में एक और लेक्चर है हमारे पास, तो हम इसे बढ़ाते हैं आगे। तो लेक्चर में आज हमारे पास टॉपिक है हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज या HLL जो है उस पर बाद में आते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज की। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर से मुराद क्या है कि ये वो वाहिद लैंग्वेज है जिससे आपका कंप्यूटर कह लें या किसी भी किस्म की प्रोग्रामेबल डिवाइस कह लें, माइक्रो कंट्रोलर हो या कोई भी डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस हो। ठीक है, तो उसके लिए जो डायरेक्टली अंडरस्टूड होने वाली लैंग्वेज है वो कहलाती है मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। जैसे कि नेम ही बता रहा है, मशीन कोड, ये वो कोड है जो सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकती है। ठीक है, तो क्या मुराद है इससे कि मशीन ही अंडरस्टैंड कर सकती है? अच्छा, एक मिनट। तो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, राइट। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये वो लैंग्वेज है जो डायरेक्टली अंडरस्टूड होती है, अंडरस्टूड करता है इसे कंप्यूटर। ठीक, और दूसरी बात कह रहे हैं इट डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम, और दो नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, कंपाइलर और असेंबलर। इस पे भी हम अभी आते हैं कि ट्रांसलेटर क्या होता है और क्यों मशीन लैंग्वेज को ज़रूरत नहीं है, और क्यों हायर लेवल लैंग्वेज को, जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस को, असेंबलर या कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, वी ऑल्सो कॉल इट मशीन कोड। अच्छा, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि मशीन कोड भी कहा जाता है, एंड इट इज़ रिटन एज स्ट्रिंग्स ऑफ 1 एंड 0। स्ट्रिंग का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है कि मोर देन 1 की बात कर रहे हैं। तो मोर देन 1 करेक्टर्स में आपके पास सिर्फ ऑप्शंस क्या होते हैं कि 1s आते हैं या 0s आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको समराइज कर दूं। तो मशीन लैंग्वेज में कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास जीरोस और वंस की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, when this sequence of code is fed to the computer, it recognize the code and convert it into the electrical signal needed to run it। ठीक है, तो जब भी किसी कंप्यूटर, यहाँ पे मैं जेनरिकली कंप्यूटर का वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, लेकिन कोई भी डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस इसमें आ सकती है, फिर वो माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों ना हो, फिर वो एम्बेडेड का आपके से रास्पबेरी पाई क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप कंप्यूटर को ये सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो जो एक्शन लेता है वो ये होता है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। डेफिनेटली नीचे हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर पे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही हैं, वोल्टेज लेवल्स हैं, करंट्स हैं, तो उसके बेस पे फिर कुछ ना कुछ एक्शन है वो लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में लुक लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं मशीन कोड की बात करूँ तो कुछ इस तरह का कोड हो सकता है। ये जस्ट एज्यूम किया गया, कुछ भी कोड हो सकता है, किसी भी मशीन के लिए हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। किसी ने क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन करना चाहता, हैंड रेस किया था, काइंडली दोबारा से हैंड रेस करें ताकि मैं आपका क्वेश्चन ले सकूँ। जी क्लास, किसी को क्वेश्चन था अभी यहाँ पर? चलें, आई एम एज्यूमिंग कि मैंने जो भी डिस्कस किया उसमें शायद जवाब मिल गया हो, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो बात कर रहे हैं कि मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। तो
यहाँ पे जो टेक अवे है, यू हैव टू टेक अवे ये कि यहाँ पे मशीन कोड के बारे में बात की जा रही है, कह रहे हैं इट डजंट नीड एनी ट्रांसलेटर कंपाइलर और डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल होता है किसी भी डिजिटल हार्डवेयर या कंप्यूटर के लिए, ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोज एंड वंस आते हैं। तो ये बातें आ गई मशीन लैंग्वेज की, कंप्यूटर से डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं रिक्वायर्ड होता, नॉट नीडेड, ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोज एंड वंस होते हैं, और उसकी एक एग्जांपल ये आ गई 010 का एक पैटर्न, और इवेंचुअली ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मशीन कोड के हमारे पास जो है फ़ायदे भी हैं, लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ज़्यादा हैं तो हम नुकसानात पे बात कर लेते हैं। नुकसान पहला क्या है, ड्रॉबैक, इट इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज फॉर यू टू लर्न बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपसे सवाल ये है कि आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, ये 010 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई इसका मतलब बता सकता है? नहीं, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते, क्योंकि 010 मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता कि क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, और मुझे क्या पता 0 का मतलब क्या है और 01 का मतलब क्या है, और फिर ये 8 डिजिट्स का बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है, तो आई डोंट नो, मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। तो ये लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी अगर आपके सामने 010 का कोई पैटर्न लिख दिया जाए तो आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। कंप्यूटर से अंडरस्टैंड शायद कर ले, लेकिन प्रोग्रामर के व्यू पॉइंट से ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है इतनी आसानी से। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ, इट इज़ एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर बट वेरी इनएफिशिएंट फॉर प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर के लिए काफ़ी इनएफिशिएंट लैंग्वेज हो जाती है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, तो फिर फ़ायदा क्या ऐसी लैंग्वेज का। तीसरा पॉइंट, ड्रॉबैक, इट इज़ हार्डवेयर डिपेंडेंट। हार्डवेयर डिपेंडेंट है तो इसका मसला क्या है, हैंस प्रोग्रामर नीड टू रीराइट द प्रोग्राम फॉर एवरी अदर मशीन। हार्डवेयर डिपेंडेंसी क्या होती है? हार्डवेयर डिपेंडेंसी क्या होती है, इससे पहले मुझे ये बताइए कि आपके जहन में होगी कोई हार्डवेयर डिपेंडेंसी की डेफिनेशन। इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग कि कोई सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर डिपेंडेंट हो? इज़ इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? जी क्लास, हार्डवेयर डिपेंडेंसी होना किसी सॉफ्टवेयर की अच्छी बात है या बुरी बात है? गैस लगाएं, कोई मसला नहीं है, आप गैस करेंगे, सही हुआ तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो एक जवाब मेरे पास गुड का आया है और ज़्यादातर लोग बैड थिंग कह रहे हैं। ठीक है, एक हिंट तो यही थी कि मैंने इसको ड्रॉबैक्स में लिखा हुआ है तो इट मस्ट बी अ बैड थिंग। ठीक है, और बैड थिंग क्यों है, अब इस पर हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं, लाइट डालते हैं कि क्यों है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि अगर आप पीसीस की ही बात करें तो हमारे पास जनरली मार्केट में दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं पीसीस की, डिपेंडिंग अपॉन सॉफ्टवेयर। एक तो है आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और एक आपके पास आ जाते हैं मैक ओएसिस, यानी जो एप्पल वालों के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं भी कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर रहे होंगे, एक आधा कोई हो सकता है कि वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसी पीसी में इंस्टॉल करें जिसमें आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों, जी, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कुछ और जवाब मुझे रिक्वायर्ड होंगे फीडबैक के तौर पे, मेरे पास सिर्फ 2-3 जवाब ही आए। तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते, जो कि ठीक है, सही जवाब है, नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर सकते? तो हार्डवेयर विल नॉट अलाउ, इससे मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि जो मैक वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है, तभी वो अदर देन मैक बुक्स या मैक वालों के प्रोडक्ट्स के किसी और हार्डवेयर पे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक क्लोज लूप सिस्टम है और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, जबकि इसके बरक्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन आर्किटेक्चर है
और हार्डवेयर पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, कुछ मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूर है, लेकिन आप चाहें तो विंडोज़ की बात कर लें और एक और वेरिएंट हमारे पास लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आप चाहें अपने लैपटॉप पर करें, डेस्कटॉप पे करें, या किसी भी किस्म की आप नॉर्मली मशीन लाएंगे उस पर इंस्टॉल हो जाएगा, अदर देन मैक वालों का हार्डवेयर, ठीक है। क्योंकि मैक वाले हार्डवेयर भी अपना बनाते हैं, सॉफ्टवेयर भी अपना बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एप्पल का आईफोन है तो iOS है, जबकि एंड्रॉयड को देखा जाए तो एंड्रॉयड सैमसंग पे भी हार्डवेयर पे इंस्टॉल भी हो जाता है, ओप्पो के पे भी हो जाता है, वन प्लस पे भी हो जाता है, और भी बेशुमार ब्रांड्स हैं जिसपे आपका एंड्रॉयड भी इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही विंडोज़ भी अलग अलग कंपनीज एसूस वालों पे भी हो जाती है, AMD पर भी हो जाती है, इंटेल पर भी हो जाती है। तो विंडोज़ अलग अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल हो जाता है। तो ये बेसिकली यही बात है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना कि आपके पास एक ब्रॉड लेवल मैंने एग्जांपल दिए, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आके डिपेंडेंसी होती है। तो सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करने के लिए कि किससे हार्डवेयर डिपेंडेंसी कहा जा रहा है, तो इन सिंपल वर्ड जो मैक वालों के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट है, सोली उन्हीं के हार्डवेयर पे चलेंगे, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इतना डायरेक्टली हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है, वो वेराइटीज़ ऑफ हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर डिपेंडेंसी को यहाँ पे ड्रॉबैक में रखने की वजह यह है कि हार्डवेयर डिपेंडेंसी होना अच्छी बात नहीं है। किसके लिए अच्छी बात नहीं है? प्रोग्रामर के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है, इस पे अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा तो और बात क्लियर हो जाएगी। तो प्रोग्रामर के लिए अच्छी बात क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोग्रामर को हर मर्तबा हार्डवेयर बदलेगा तो उसके लिए सॉफ्टवेयर दोबारा से लिखना पड़ेगा, सेम सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, ठीक है, सेम सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, प्रोग्रामर को बार बार लिखना हो। अब इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं, चलो पीसीस को हटा देते हैं, मोबाइल फ़ोन पे आ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स तकरीबन स्मार्टफोन सबके पास ही हैं, तो वो ज़्यादा कोरिलेट कर सकेंगे। एक ऐप है सिंपल सी, मैं नाम ले लेता हूँ इसे, चलें व्हाट्सएप ले लेते हैं। तो व्हाट्सएप की ऐप अगर आपने iOS में यूज़ की हो और एंड्रॉयड में यूज़ की हो तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, यानी दोनों की थोड़ा बहुत इनपुट लेने के तरीक़ों में कहीं न कहीं माइनर से चेंजेस हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आप प्ले स्टोर से एंड्रॉयड की ऐप डाउनलोड कर रहे हैं उसी को आप अपने iOS वाले यानी आईफ़ोन में चला सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामर को, अगर एक प्रोग्रामर ने से एक व्हाट्सएप इन्वेंट किया या कोई ऐप इन्वेंट की है तो उसने एंड्रॉयड के लिए लिखी, अलग लिखनी पड़ेगी उसे, और फिर अगर उसने एप्पल के लिए भी सपोर्ट बनाना है तो उसको वही कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल वालों का हार्डवेयर अलग है, ठीक है, तो वो एप्पल को सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्रामर के लिए एफर्ट बढ़ गए, प्रोग्रामर को सेम काम दो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के हार्डवेयर अलग अलग हैं, फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग हैं, तो प्रोग्रामर के लिए हैसल बढ़ गई। तो इट विल इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक ही प्रोग्रामर को, इसलिए आपने देखा होगा कोई ऐप शुरू में आती है तो हो सकता है या तो वो सिर्फ पहले एंड्रॉयड पे हो कुछ दिन तक, फिर काफ़ी दिन बाद iOS पे आती है, या कुछ ऐप हो सकता है iOS पर हैं फिर जाके थोड़े दिन बाद वो एंड्रॉयड पर हैं। तो वजह यही है एक साथ इसलिए नहीं आ पाती थी क्योंकि ये सेम सॉफ्टवेयर दोनों प्लेटफॉर्म पे एज इट इज़ रन नहीं हो सकता, आपको उसको रीराइट करना पड़ता है नए प्लेटफॉर्म नए हार्डवेयर के व्यू पॉइंट्स। ये बात समझ में आई है कि हार्डवेयर डिपेंडेंसी की वजह से मुझे सॉफ्टवेयर को रीराइट करना पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ पर्टिकुलर हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। ये बात क्लियर है क्लास? कोई यस या नो का फीडबैक रिक्वायर्ड होगा? ठीक, तो इट इज़ वेरी, अच्छा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज एज प्रोग्रामर नीड टू नो द हार्डवेयर डिटेल। एक और प्रोग्रामर के लिए प्रॉब्लम कि उसे हार्डवेयर डिटेल्स का पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब वो उसका फोकस सॉफ्टवेयर लिखना नहीं है, उसका फोकस ये है कि इस पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए मैं सॉफ्टवेयर कैसे लिखूँ, तो उसकी डिटेल जो बिट्स एंड बाइट्स लेवल की डिटेल है उसे याद रखना उसके लिए एक ओवरहेड है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। The programmer has to remember a lot of code to write a program which result in program error। वही वाली बात है, ये 010 के पैटर्न जो है अगर प्रोग्रामर याद रखेगा तो इसमें गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज 010 से एक भी जीरो को अगर आपने 1 से रिप्लेस कर दिया आपका पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। तो
थोड़ी सी भी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग द प्रोग्राम। तो कह रहे हैं प्रोग्राम की डिबगिंग मुश्किल है। और डिबगिंग है क्या? डिबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग ऑफ डिफेक्ट्स, या यूँ कहा जाए कि प्रोग्राम में जो आपके एरर्स आ जाते हैं, लॉजिकल एरर्स, उनको फाइंड करना और उसको सॉल्व करना, ठीक है, ये स्टेप्स जो है कहलाते हैं डीबगिंग ऑफ एरर्स, या बग कह लें इन सिंपल वर्ड। सॉफ्टवेयर में बग आ गया तो उसको बग को हटाना, या वही बात है कि बग को मारने के लिए डीबगिंग एक नाम निकला है, डीबग करना या उस एरर को कोड में से हटाना। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है 010 में, क्योंकि उसे फाइंड करना ही इतना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ मैंने एक 1 या 0 को फ्लिप कर दिया जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के हैं, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिली कि हम मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेजेस पे। ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये मशीन लैंग्वेज के हैं, और इन्हीं ड्रॉबैक्स में हमारी मोटिवेशन है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ जाया जाए। ठीक, तो क्या क्या है हमारे पास ड्रॉबैक्स, एक मरता रिकैप कर लेते हैं। एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामर के लिए हार्डवेयर डिपेंडेंट है, दूसरा मसला, और प्रोग्रामर को इसको मेमोराइज करना मुश्किल है, डिबगिंग भी मुश्किल। 3 चीज़ें तो मैंने हाईलाइट की हुई है। इनएफिशिएंट है फॉर प्रोग्रामर, हार्डवेयर डिपेंडेंट है, दूसरा मसला जिस पर हमने अच्छा खासा एम्फेसाइज किया, और तीसरा डिबगिंग या एरर को इसमें ढूंढना, और फिर उसको ढूंढना मुश्किल है, तो फिर रिजॉल्व करना और भी बात की बात है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हो गए हमारे पास मशीन लैंग्वेज के। तो ये सब जो इसमें ड्रॉबैक्स हैं इन सबको सॉल्व करता है हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है, तो प्रोग्रामर के लिए इनएफिशिएंट नहीं होती, हार्डवेयर डिपेंडेंट भी नहीं होती, तो फिर उसमें डीबगिंग भी आसान हो जाती है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहा जा रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, फोर्ट्रॉन एंड मैनी मोर। बेशुमार हाई लेवल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं। हम जो लैंग्वेज इस कोर्स में कवर करेंगे वो नाम मैंने सबसे पहले लिखा है, वो है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जब स्टार्ट करूँगा तो बताऊँगा क्यों इसको पढ़ा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेशुमार लैंग्वेजेस हैं और कोई सी भी लैंग्वेज आप कर लें, बाकी सारी 90% एक जैसी होती हैं, आप दूसरे पर अडाप्ट कर सकते हैं। तो इनेबल, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या करती है, इनेबल्स अ प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम दैट आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मोर और लेस का वर्ड यूज किया गया है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, बातों का डिपेंडेंसी आ जाए, लेकिन रिलेटिवली वो बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है कि आप हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। Such languages are considered high level language because they are closer to human and further from the computer। यानी कंप्यूटर है अगर लो लेवल बिट्स एंड बाइट्स, तो आप जितना जितना लेवल अप होते जाते हैं, यानी नीचे बिट्स एंड बाइट्स है, उसके ऊपर आपके ड्राइवर्स आते हैं, ड्राइवर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन आती हैं। तो जितना आप ग्राउंड लेवल से या हार्डवेयर लेवल से ऊपर आते जा रहे हैं तो आपका लेवल हाई होता जा रहा है। तो जो भी लैंग्वेज आप हाई लेवल पे यूज़ करते हैं तो उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि इट इज़ मोर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जैसी होती है, और लो लेवल लैंग्वेज 010 यानी कंप्यूटर जैसी होती है। तो कंप्यूटर ऑपरेट करता है 010 यानी लो लेवल लैंग्वेज पे, और ह्यूमन जो है वो डील करते हैं हाई लेवल यानी इंग्लिश टाइप ऑफ सिंटेक्स पे। तो फिर अब मसला यहाँ पे क्या है, मसला ये है कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता, और कंप्यूटर जवाब 010 में दे रहा है और मैं 010 नहीं समझता। तो यहाँ पे इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसलेटर लाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर मैं यहाँ से चाइना जाता हूँ तो मुझे चाइना की तो मातृभाषा चाइनीज़ है, मुझे नहीं आती, या चाइना से कोई डेलीगेट यहाँ आता है तो हमारी तो उर्दू है, उन्हें उर्दू नहीं आती। तो एक सिंपल अप्रोच तो यही है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं किसी ट्रांसलेटर को ले जाता हूँ साथ, जैसे होता है ना कि कोई डेलीगेट जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, तो फिर वो एक ट्रांसलेटर साथ लेके जाते हैं, वो साथ साथ जो होता है दोनों की लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रहा होता है, यानी वो मेरी सुनेगा और नीचे कंप्यूटर को बताएगा, और कंप्यूटर की सुनेगा और मुझे वापस इंग्लिश में जवाब देगा। तो कंपाइलर हमें चाहिए होता है, और कंपाइलर कुछ नहीं है, जस्ट एक ट्रांसलेटर है जो मेरी लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर वापस उसके जवाब को मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट कर देता है हाई लैंग्वेज में। तो 2 वे ट्रांसलेटर हो गया। मेनली मेरी लैंग्वेज को कंप्यूटर पे करना ज़्यादा हमारा जो गोल है वो है, लेकिन रिजल्ट्स भी तो हमें चाहिए होते हैं, तो रिजल्ट वापस अगर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में चाहिए तो ये समझने एक तरीके से रिवर्स भी कर देगा। तो
कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर जो एडिशनली हमें रिक्वायर्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो मुझे बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर चाहिए और उस लेयर पर मैं बिठा देता हूँ कंपाइलर। और कंपाइलर का काम सिंपली क्या है कि बस वो एक मरतबा ट्रेन हो गया, उसे लैंग्वेज सिखा दी गई, अब जो मैं बोलूँगा इंग्लिश में वो उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा 010 में, और इस तरीके से मेरा काम बन जाएगा। मुझे बार बार 010 करने की ज़रूरत नहीं, मुझे 010 की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे हार्डवेयर की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये सारी डिटेल जो है किसका काम है ध्यान रखना, कंपाइलर का। यानी अब जो हार्डवेयर लेवल की डिटेल है वो किस पे डिपेंडेंट हो गया है, कंपाइलर पे हो गया है। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि आप विंडोज़ पे अगर डाउनलोड करें तो लिखा होता है x86 वाला वर्जन चाहिए या x64 वाला वर्जन चाहिए, ठीक है। तो ये आप x86 x64 जो कर रहे होते हैं इसमें आप डिटेल ही बता रहे होते हैं कि एक्चुअली मेरा हार्डवेयर किस टाइप का है या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का है, तो मेरे सॉफ्टवेयर भी उसी टाइप का चाहिए। अगर आप मिसमैच कर देंगे तो नहीं चलेगा, और बिल्कुल यही रीज़न होता है कि आप मैक के सॉफ्टवेयर विंडोज़ पे नहीं चला सकते क्योंकि उनका आर्किटेक्चर ही मैच नहीं होता, ठीक है। और वाइस वर्सा ऐसा विंडोज़ के भी आप उस पर नहीं चला सकते। सेम गोज़ फॉर एंड्रॉयड, आप किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चला सकते, ना एंड्रॉयड विंडो पे चलेगा, ना विंडो मैक पे चलेगा, ना मैक एंड्रॉयड पे चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई बातें ट्रांसलेटर की। अच्छा, लेकिन ट्रांसलेटर हमारा हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जब हम ट्रांसलेटर डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर बताता है ना कि 32 बिट है, 64 बिट है, तो ट्रांसलेटर को बताना पड़ता है कि आप किस आर्किटेक्चर के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। यानी अगर मैं सी लैंग्वेज का कोड लिख रहा हूँ और विंडोज़ पे लिख रहा हूँ, तो जो मैं कंपाइलर डाउनलोड करूँगा या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा तो उसको मैं कहूँगा कि मुझे ये कंपाइलर जो है ना विंडोज़ के लिए चाहिए। जब मैं वही कोड मैक पे लिख रहा हूँ तो मैं कहूँगा मुझे जो कंपाइलर चाहिए वो मुझे मैक के लिए चाहिए। वही कोड जब मैं एंड्रॉयड पर रन करना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा कंपाइलर मुझे एंड्रॉयड के लिए चाहिए। तो कंपाइलर बदलेंगे जो कि ऑलरेडी लिख दिए गए, एक दफ़ा बार बार चेंज नहीं होंगे। ट्रांसलेशन प्रोसेस एक दफ़ा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या ऊपर का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा तीनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। ये जिम्मेदारी कंपाइलर की है कि वो आपके सेम कोड को कैसे तीन अलग अलग मशीन के लिए कन्वर्ट करेगा। विंडोज़ वाला सिर्फ विंडोज़ के लिए कन्वर्ट करेगा, मैक वाला सिर्फ मैक के लिए कन्वर्ट करेगा और एंड्रॉयड वाला सिर्फ एंड्रॉयड के लिए कन्वर्ट। लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी लॉजिक या आपका कोड सिर्फ एक ही दफ़ा लिखा जाएगा और सेम होगा। तो इट मीन्स कंपाइलर से हमें ये बेनिफिट मिल गया कि सारी ज़िम्मेदारी कंपाइलर पे चली गई और प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। उसको सिर्फ लॉजिक लिखनी है और वही लॉजिक वो चाहे तो विंडोज़ पे चलाए, वही लॉजिक वो चाहे तो मैक पे चलाए, वही लॉजिक वो चाहे तो एंड्रॉयड पे चलाए। तो मसला ख़त्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कंपाइलर पे है, प्रोग्रामर पे नहीं है। तो बेनिफिट क्या है हमारे पास? हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, हैंस प्रोग्राम रिटन यूजिंग HL आर पोर्टेबल। यही बात मैंने एम्फेसाइज किया था, पोर्टेबिलिटी है। मैं चाहूँ वही प्रोग्राम मैक पे चला लूँ, मैं चाहूँ वही प्रोग्राम अपने एंड्रॉयड पे चला लूँ या विंडोज़ पे चला लूँ, किसी भी जगह चला। अगर एम्बेडेड पे सपोर्ट है तो मैं एम्बेडेड पे भी चला लूँ, ठीक है। तो पोर्टेबल होते हैं हमारे प्रोग्राम। प्रोग्राम डेवलपमेंट इज़ फास्टर, जाहिर सी बात है मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ तो मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से लिख लूँगा। 010 को पहले समझो, फिर कन्वर्ट करो, फिर लिखो, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होता था। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट फास्टर, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर जल्दी बन जाएगा, जल्दी मार्केट होगा, तो जल्दी उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। फर्दर फ्यू लाइन्स ऑफ कोड एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कोड भी कम लिखना पड़ता है, क्योंकि आप एक लाइन लिखते हैं तो उसके पीछे कंपाइलर ऑटोमेटिकली हंड्रेड्स ऑफ लाइंस या हंड्रेड्स ऑफ जीरोज एंड वन ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। तो कंपाइलर चूंकि वही बात है, रिपीटेटिव काम था, जैसे मैं कहूँ उसे वॉक, तो वॉक के लिए कोड फिक्स है 1010 है, मैं कहता हूँ रन के लिए कोड है 01111। तो ये रिपीटेशन वाले काम हमने कंपाइलर को दे दिया। मैं अगर वॉक लिखता हूँ तो कंपाइलर खुद ब खुद उसके पीछे का जो भी 101 का पैटर्न है वो लिख देता है, ठीक है। और मैं उसको रन कहता हूँ तो वो रन का लिख देता है। तो मुझे कम लिखना पड़ता है, कंपाइलर जो है उसके पीछे बड़े बड़े बाइनरी कोड्स खुद ब खुद जनरेट कर देते हैं। तो ये हो गई बात कि लाइन मुझे कम लिखनी पड़ती है। प्रोग्राम मेंटेनेंस एंड डिबगिंग इजी है, वही वाली बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि मेंटेन भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज है, मैं समझता हूँ तो मेंटेन भी कर लेता हूँ, और अगर एरर आ जाए तो उसे डिबग करना भी आसान हो जाता है।
ठीक। अच्छा, यहाँ पे नीचे डायग्राम सी है, उसमें अगर आप देखें तो कंपाइलर डायरेक्टली जो है बाइनरी कोड नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप है। ये देख रहे हैं, कंपाइलर से यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ आ रही है, वो 010 का कोड नहीं है, बल्कि इंटरमीडिएट कोड है, और इसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, इस पर अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ कि क्या है। और कंपाइलर और 01 यानी यहाँ से यहाँ पे अगर जाना है तो बीच में 2 स्टेप्स इंक्लूड हैं। सिर्फ कंपाइलर से 010 नहीं आ रहा, बल्कि एक लिंकर नाम की चीज़ भी मौजूद है। ठीक है, तो इस पे अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आता हूँ कि लिंकर क्या होता है और कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन को आसान करने के लिए सब वन गो में बताना था, तो मैं कहते कंपाइलर कर देते, लेकिन कंपाइलर के साथ एक और हेल्पर भी मौजूद है जो ये काम करने में इसकी मदद करेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, वरना फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। जी क्लास, एनी क्यूरीज, एनी कन्फ्यूजन? चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बताता हूँ अजहर के लिंकर क्या करता है। ठीक है, ये मिलजुल के काम करते हैं, तो इनके सबके रोल्स हैं और उन्हीं रोल्स पे अभी हमने बात करनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरा एप्लीकेशन फ्लो बताया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन फ्लो का मतलब क्या, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का फ्लो बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर जो है इस लेवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ये लिखते हैं आप, और इवेंचुअली जो है वो यहाँ पे मेमोरी में जाके जब डाला जाता है तो वो 010 हो जाता है। 010 का कोई भी पैटर्न हो सकता है। ठीक है, कोई भी पैटर्न यहाँ जाके बनता है। तो अगर बीच में देखा जाए तो आपने जो लिखा है और जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा उसके बीच में कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ब्लॉक्स लगे हुए हैं। जैसे कि एक ब्लॉक लगा हुआ है प्री प्रोसेसर, फिर उसके बाद कंपाइलर, फिर उसके बाद एक असेंबलर भी आ गया है, और फिर लिंकर है, देन लोडर है। अब ये सब क्या है, इनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ कि एक्चुअली आपको पता तो हो कि आपका प्रोग्राम जब आप करते हैं तो वो किन प्रोसेसेस से होकर गुजरता है फाइनली कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक चीज़ जिसे कहा जाता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम कोड करेंगे, लेकिन मैं एक थोड़ी सी मिसाल देके समझा देता हूँ। मैंने एक कोड अपना लिखा है और कोड में मेरे पास 2-3 जगह हैं जहाँ पे ना मैंने वैल्यू यूज़ करनी है पाई की, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 लिख लेते हैं इसे। ठीक है, अब होगा क्या कि अभी मैंने ये प्रोग्राम लिखा 3.142, 2-3 जगह मेरे कोड में लिखा हुआ है, हो सकता है 10 जगह लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। अब कल को क्या होता है कि मैं कहता हूँ मुझे और ज़्यादा प्रिसीशन रिक्वायर्ड है, मैं 3.1416 या 5 डेसिमल प्लेसेस तक जाना चाहता हूँ, तो अब मुझे अपने प्रोग्राम में चेंज करना है। तो अब मुझे प्रोग्राम में ये चीज़ चेंज करनी है, तो ये चेंजेस कैसे होंगी, मुझे उन 10 जगह पे जाके मैनुअली सारों को एडिट करना पड़ेगा। तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, ये मुझे 10 जगह चेंज करना, मुझे पता है ये वैल्यू फिक्स है और सब जगह एक ही जैसी है, तो मैं इसको बजाय इसके 3.142 हर जगह लिखूँ, मैं ऊपर एक पाई नाम का कांस्टेंट क्रिएट कर देता हूँ, या पाई नाम का एक प्री प्रोसेसर क्रिएट कर देता हूँ उसे, और हर जगह मैं अपने कोड में क्या करता हूँ, ये पाई वैल्यू लिख लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं 3.142 लिखूँ, हर जगह मैं पाई 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 लिख लेता हूँ। और होगा क्या, जब मेरा कोड रन होगा तो ये मेरा प्री प्रोसेसर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हर जगह जहाँ जहाँ मैंने पाई लिखा है, जो भी इसकी वैल्यू इनिशियली मैंने डिफाइन की, ये खुद ब खुद कॉपी कर देगा कंपाइलेशन से पहले। तो क्या है, बिफोर प्रोसेसिंग कोड, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर। तो इससे पहले के कोड को मैं एक्चुअली प्रोसेस करना शुरू करूं, मैं इस तरह की सारी सब्सटीट्यूशन कर दूंगा। तो हर जगह जहां मैंने पाई का वर्ड यूज़ किया था वहां पे ये वैल्यू 3.142 सब्सटीट्यूट करेगा, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये कंपाइलर को देगा कि अब मेरा जो कोड है वो प्रोसेस हो चुका है, उसमें सारे जो ब्लैंक्स होल थे वो कवर हो चुके हैं, और अब आप कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर अगर मुझे चेंज भी करना हो तो मुझे 10 जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, 3.1416 सिर्फ इस जगह पे चेंज करूँगा, 142 है, से मैंने 2 हटाया, 1416 लगा दिया। तो सिर्फ चेंजेस मुझे इधर पाई में करनी, ऑटोमेटिकली पाई हर जगह मौजूद है, प्री प्रोसेसर जब रन होगा तो सारी जगह पे वैल्यू उसको खुद ब खुद रिप्लेस कर देगा। तो प्री प्रोसेसर एक एडिशनल स्टेप होता है
जो कंपाइलर से पहले आपके कोड पे सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें जो होती हैं आपने छोड़ दी होती हैं अनरिजॉल्व, उनको रिजॉल्व करता है, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स और थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज एक्सेट्रा। तो जब आप कोड करेंगे तो आपको प्री प्रोसेसर का मैं वहाँ पे जब लिंक बताऊँगा, रेफ़र करूँगा, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे कि प्रोग्रामिंग में कोड में हमारे प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है। देन सेकंड स्टेप आता है हमारे पास कंपाइलर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ बॉक्स, क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको बताया था उधर तो सिर्फ कंपाइलर के बाद था लिंकर, यहाँ पे कंपाइलर के बाद मैंने असेंबलर भी शो किया हुआ है। तो ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि कंपाइलर भी हमारे पास जो है एक टाइप के नहीं, दो टाइप के, सिंपल वर्ड में कहा जाए दो टाइप के भी होते हैं। एक कंपाइलर होता है उसे कहते हैं हम सिंगल स्टेप कंपाइलर। तो वो मतलब क्या करता है कि कंपाइलेशन से डायरेक्टली जो कोड जनरेट करता है वो कौन सा होता है, यानी एक कंपाइलर ऐसा होता है डायरेक्टली जो डायरेक्ट मेरे पास OBJ जो भी मैंने पीछे बताया था ना, ऑब्जेक्ट फाइल, वो डायरेक्टली जनरेट कर देता है, यानी सिंगल स्टेप कंपाइलर। ये रेड बॉक्स मैंने बनाया, इसको समझ लें आप, ये सिंगल स्टेप का कंपाइलर है, सिंगल स्टेप कंपाइलर, SSC कर लेते हैं। लेकिन कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं करते, बल्कि 2 स्टेप्स में काम करते हैं। पहले वो कंपाइल करके कोड को असेंबली में कन्वर्ट करते हैं, और देन असेंबलर मेरे पास एक और चीज़ होता है जो उस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये समझ लें मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान में लैंग्वेज होती थी। अब इस पे इतना काम नहीं होता, लेकिन हार्डवेयर में और कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड आप कोर्स पढ़ेंगे, जैसे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर सिस्टम, तो वहाँ पे आप इस लैंग्वेज को हिट करेंगे जिसे कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है असेंबलर। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है ये अंडरस्टैंड करना है कि कंपाइलर 2 स्टेप में भी काम कर सकता है और 1 स्टेप में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट फाइल तो वो सिंगल स्टेप कंपाइलर है। अगर वो असेंबली कोड जनरेट कर रहा है देन ये आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी असेंबलर वाले पार्ट पे छोड़ रहा है, तो वो 2 स्टेप कंपाइलर है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, फ़ायदा नहीं बल्कि इसमें होता ये था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस से पहले असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी, और असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर पहले लिख लिए गए थे। ठीक है, तो अब वही वाली बात है, यहाँ तक का काम तो पहले हुआ हुआ है, यानी ये नीचे वाला हिस्सा। तो अब अगर मुझे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है तो मैं 2 अप्रोचेस लगा सकता हूँ, या तो ये वाला पार्ट मैं रीयूज़ कर लूँ, ये असेंबलर वाला पार्ट ये मैं रीयूज़ कर लूँ। ठीक है, और सिंपली इसके ऊपर वाला पोर्शन कंपाइलर का पार्ट लिख दूँ। तो अगर मैं इस अप्रोच को लेके चलता हूँ तो असेंबलर पुराना वाला और थोड़ा सा कोड कंपाइलर का लिखूंगा, तो ये 2 स्टेप कंपाइलर बन गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल ही न्यू अप्रोच आना चाहता हूँ और ये पूरा स्टेप स्किप करके डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मैं एक सिंगल कंपाइलर बनाऊंगा और वो डायरेक्टली प्री प्रोसेस कोड को लिंकर के लिए ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो दोनों अप्रोचेस चलती हैं। इनिशियली ये 2 स्टेप वाली चलती थी, और अब जो है ये ज़्यादातर हमारे पास सिंगल स्टेप कंपाइलर वाली ही चलती है। दोनों का पर्पस ट्रांसलेट करना है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं, और असेंबलर एक स्पेशल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करके बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि आपका ये बताया हुआ है कि कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स, यानी मोर देन वन भी हो सकते हैं, दैट ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज विथ द लेटर ऑफन हैविंग अ बाइनरी फॉर्म। होती ये भी बाइनरी है, लेकिन इसे हम बिल्कुल 101 बाइनरी नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यानी यूँ कह लें कि अभी इसमें थोड़ी गुंजाइश बाकी होती है, इसमें थोड़ी चीज़ें हैं मज़ीद आगे चल के ऐड होने वाली हैं। पार्शियल बाइनरी कोड कह सकते हैं इसे आप, पार्शियल मशीन कोड कह सकते हैं, कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, द नेम कंपाइलर इज प्राइमली यूज फॉर द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड फ्रॉम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ लोअर लेवल लैंग्वेज, यानी असेंबली या मशीन कोड। ठीक है, डायरेक्टली मशीन कोड में भी कर सकता है, या फिर बीच में इंटरमीडिएट स्टेप असेंबलर वाला कोड भी कन्वर्ट कर सकता है असेंबली कोड। ठीक, तो ये बात हो गई कंपाइलर की। कंपाइलर पे फर्दर एक और लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि अब
कुछ ऐसे अब मैं अगर आपके सामने एक सिनेरियो लिखता हूँ, ठीक है, से मुझे एक एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, एंड्रॉयड के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा पीसी यूज़ करूँ, मतलब किस पे जाके उसकी कोडिंग करूँ, मतलब एंड्रॉयड पे ही करूँ, विंडोज़ पे करूँ, मैक पे करूँ, कैसे करूँ मैं एंड्रॉयड के लिए सॉफ्टवेयर कैसे बनाऊँ? आखिर एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर हैं, इतनी ऐप्स आप यूज़ करते हैं, आपके ख्याल में डेवलपर जो या प्रोग्रामर उसे लिखते हैं, वो कौन-सी मशीन यूज़ करते होंगे, कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते होंगे? तो कोई गेसेज़ हैं तो इसका जवाब दीजिए। कोई भी गेस लगा लें, कोई मसला नहीं है। आपके ख्याल में अगर मुझे एंड्रॉयड के लिए सॉफ्टवेयर लिखना है या आपको खुद लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? कौन-सा सिस्टम यूज़ करेंगे? मोबाइल फ़ोन पे लिखेंगे डायरेक्टली या पीसी यूज़ करेंगे अपने या मैकबुक यूज़ करेंगे? ठीक है, मैक भी ठीक है जवाब, पीसी भी ठीक है। इसका जवाब गलत अगर मैं कहता तो उसे कहता कि आप एंड्रॉयड पे लिखते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स पे आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। मोबाइल फ़ोन प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है, ठीक है? प्रोग्रामिंग के लिए तो आपको प्रॉपर वर्कस्टेशन चाहिए और प्रॉपर मशीन्स होती हैं डेवलपमेंट के लिए, तो आप पीसी से प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी अब अगर मैं आपके सामने सिनेरियो पूरा बताऊँ तो ऐसा है कि आप पीसी पर जो कि विंडोज़ यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पे एक सॉफ्टवेयर लिखेंगे, ठीक है? जो कि रन होगा किस पे, एक से सैमसंग के फ़ोन पे या ओप्पो के फ़ोन पे जो कि क्या यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड एज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? मैंने अब देखो क्या बताया है, हार्डवेयर पीसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे विंडोज़ है। दूसरे एंड पे हार्डवेयर कोई भी मेरा हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या है एंड्रॉयड है। ठीक है, और मैंने सॉफ्टवेयर विंडोज़ पे बैठते हुए एंड्रॉयड के लिए लिखा है, यानी विंडोज़ का कंपाइलर तो अलग होता है और एंड्रॉयड का कंपाइलर अलग होता है। सेम गोज़ फॉर अगर मैं मैक पे लिख रहा हूँ तो मैक पे बैठ के मैंने कोड लिखा और वो एंड्रॉयड पे चलेगा तो या विंडोज़ पे चलेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे मैक का कंपाइलर अलग होता है और विंडोज़ का कंपाइलर अलग होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपका कोई ऐसा कंपाइलर है कि जो प्लेटफ़ॉर्म ए के से आप अ कंपाइलर दैट रन्स ऑन प्लेटफ़ॉर्म ए एंड इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एक्जीक्यूटेबल कोड फॉर प्लेटफ़ॉर्म बी इज़ कॉल्ड क्रॉस कंपाइलर। ठीक है? यहाँ पे एम्फसाइज़ ये करना था कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठते हुए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर लिखते हैं जो विंडोज़ पे नहीं चले बल्कि मैक पे चल जाए या एंड्रॉयड पे चल जाए या लिनक्स पे चल जाए, किसी और प्लेटफ़ॉर्म को सपोर्ट करे, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपाइलर आपने यूज़ किया है इस कोड को कंपाइल करने के लिए, मशीन लैंग्वेज तक डिकोड करने के लिए, वो कंपाइलर क्या कहलाएगा? क्रॉस कंपाइलर कहलाएगा, क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और जो कि आजकल करंट ट्रेंड में भी है। यानी करंट ट्रेंड में ये है कि हर कोई चाहता है कि टाइम बचे, कॉस्ट बचे और इसलिए क्रॉस कंपाइलेशन आजकल काफ़ी पॉपुलर है कि मैं विंडोज़ से ही बैठकर मैक के लिए भी सॉफ्टवेयर लिख सकूँ, लिनक्स के लिए भी लिख सकूँ, एंड्रॉयड के लिए भी लिख सकूँ और हर चीज़ के लिए लिख सकूँ। ठीक है? तो बात सारी ये है, दानियाल कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। दानियल क्या समझ नहीं आ रहा है? अच्छा चलें, जब तक दानियल जवाब लिखते हैं। अच्छा, चलो मैं रिकैप कर देता हूँ। देखो बात सिंपल सी ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मैं जो सॉफ्टवेयर विंडोज़ के लिए लिखता हूँ वो सिर्फ़ विंडोज़ पे ही चलता है, जो मैं मैक पे लिखता हूँ वो सिर्फ़ मैक पे ही चलता है, जो मैं लिनक्स पे लिखता हूँ वो लिनक्स पे चलेगा एंड सो ऑन। ठीक है? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं जो सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ वो अपने पीसी के लिए। अब मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ लेकिन जो मैं सॉफ्टवेयर लिखना चाहता हूँ वो मैं एंड्रॉयड के लिए लिखना चाहता हूँ या जो मैं सॉफ्टवेयर लिखना चाह रहा हूँ वो मैक के लिए लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं कंपाइलर अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यानी विंडोज़ के लिए ही सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। तो नॉर्मली तो ऐसा ही है। लेकिन अगर मेरा कंपाइलर विंडोज़ के अलावा किसी और अगर मैं यूज़ विंडो पे कर रहा हूँ और वो एंड्रॉयड के लिए सॉफ्टवेयर लिख पा रहा हूँ, मैक के लिए लिख पा रहा हूँ, लिनक्स के लिए लिख पा रहा हूँ या किसी भी थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास एक स्पेशल टाइप का कंपाइलर है जिसे क्या कहा जाता है? क्रॉस कंपाइलर।
क्योंकि क्रॉस कंपाइलर जैसे कि नाम ही बता रहा है क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी क्रॉस का मतलब ये हो गया सेम प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि अदर देन सेम किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर लिख सकता है। यानी मैं विंडोज़ पे बैठ के एंड्रॉयड के लिए भी सॉफ्टवेयर लिख सकता हूँ, मैं मैक के लिए भी लिख सकता हूँ, मैं आईओएस के लिए भी लिख सकता हूँ, हर चीज़ के लिए लिख सकता हूँ। फर्दर अगर एक और एग्जांपल दी जाए क्रॉस कंपाइलर की, तो मैं मैक पे बैठ के माइक्रो कंट्रोलर पर चलने वाला कोड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बात समझ में आई बाकी लोगों को? और बाकी लोगों को ये बात कंपाइलर की समझ में आई? चलें ठीक है, तो प्री प्रोसेसर हो गया, कंपाइलर डन, और साथ ही साथ उसमें हमने पार्शली असेंबलर को भी कर लिया, जो कि हो सकता है आपके चेन का पार्ट हो सकता है ना हो। अब हमारे पास बचे हैं लिंकर एंड लोडर एंड मेमोरी। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। असेंबलर क्या है वो भी शायद मैंने मेंशन किया हुआ है लेक्चर में। तो असेंबलर क्या है बता दिया वैसे प्रीवियसली मैंने, लेकिन इधर भी बता देता हूँ। अगर आपकी चेन में 2 स्टेप कंपाइलिंग हो रही है तो असेंबलर भी होगा, और असेंबलर का काम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल वही काम कंपाइलर जो कर रहा है वही असेंबलर भी कर रहा है, या यूँ कह लें इन सिंपल वर्ड, असेंबलर इज ऑल्सो आ कंपाइलर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और उस लैंग्वेज का नाम है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जबकि कंपाइलर किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस का, जावा का, ऑब्जेक्टिव सी का, स्विफ्ट का, जावा स्क्रिप्ट का, बेशुमार लैंग्वेजेस हैं। इन जनरल वर्ड जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज होता है कंपाइलर, लेकिन असेंबली के लिए जो कंपाइलर होता है उसका एक स्पेशल नेम है, उसे कहा जाता है असेंबलर। बस ये बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये स्टेप हो गया ऑलरेडी। अब आते हैं अच्छा, एक ऐसी मेरे पास जनरल सा क्वेश्चन आया है कि सर मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ और मैं बोथ मैकबुक आईओएस भी और विंडोज़ एंटरप्राइज भी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके लिए हम मुझे थोड़ी सी ना डिटेल रिक्वायर्ड होगी कि क्या प्रोसीजर आपने यूज़ किया हुआ है इसको इंस्टॉल करने के लिए। हैक्स तो मौजूद हैं, ठीक है, मैं भी चाहूँ तो मैं मैक विंडोज़ पे चला सकता हूँ, लेकिन बात वही है कि डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है एप्पल ऑफिशियल। अच्छा, एप्पल ने ऑफिशियली सपोर्ट दिया हुआ है, तो मैं इसका यही कह सकता हूँ कि मैक मैंने यूज़ इतना नहीं किया, मैंने विंडोज़ पीसी पे ही काम किया हुआ है, तो मैक का मैं कुछ कह नहीं सकता मशीन कैसे सपोर्ट दे रही है, लेकिन हो सकता है कि इसलिए यूज़ कर पा रहे हो कि विंडोज़ ने ये सपोर्ट दे दिया हो कि वो मैक के आर्किटेक्चर पे भी चल जाए, क्योंकि मैक का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो यूज़ हो जाएगी। इसमें देखना कि विंडोज़ का आप जो है स्पेसिफिकली इसकी डिटेल मुझे चाहिए होंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये करना काम, 2 डिटेल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगी। आप जो विंडोज़ रन कर रहे हैं मैक पर, ठीक है, जो विंडोज़ रन कर रहे हैं मैक पर वो कौन सी है, ठीक है, एग्जैक्टली उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल और आपके मैकबुक की डिटेल हार्डवेयर लेवल की। ठीक है, सिर्फ विंडोज़ 8.1 कहना काफ़ी नहीं है, सिर्फ विंडोज़ 8.1 कहना काफ़ी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि डिटेल आपने विंडोज़ 8.1 का जो भी वर्जन किया है उसकी डिटेल, ठीक है, और आपकी पर्टिकुलर मैकबुक की हार्डवेयर लेवल डिटेल, क्योंकि इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई मैचिंग सपोर्ट मौजूद है, वरना नहीं होगा। बेटा सिर्फ एप्पल कह देना काफ़ी नहीं है और सिर्फ विंडोज़ कह देना काफ़ी नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपका मैक का हार्डवेयर या आर्किटेक्चर डिटेल जो कि आपका मैक का मॉडल वगैरह बताएगा वो, और विंडोज़ की सॉफ्टवेयर डिटेल, क्योंकि अगर ये एक दूसरे पे चल रहे हैं तो देयर इज सम सपोर्ट देयर। ठीक है, तो आप ये डिटेल बताइएगा, या तो फिर मैं वही बात है कि देख के ना इसका कोई लॉजिकल आंसर दे सकूँ। ठीक है, तो मुझे ये डिटेल बताओगे तो थोड़ी मैं इस पे रिसर्च करूँगा कि ये मॉडल कौन से हैं, और फिर मैं इसको आपका कोई लॉजिकल जवाब दे सकूँगा, बजाय इसके कि अभी मैं खामखा की एक बहसों वैसे में पढ़ूँ कि नहीं हो सकता। हो सकते हैं, हैक्स मौजूद हैं, ठीक है, मैंने खुद भी ट्राई किए हुए हैं। तो ये मैं बताना यूँ इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि आउट ऑफ द स्कोप था इस टॉपिक के, लेकिन नॉर्मली अगर चलो आप मैक और विंडोज़ को छोड़ दो, आप
वो वाली बात पे आ जाओ ना कि आप कि एक एंड्रॉयड की ऐप iOS पे नहीं चला सकते। सही है। तो तरीके मौजूद हैं और हो सकता है देखो मार्केट इज चेंजिंग। एक बात ये भी है कि अब विंडोज़ वाले चाहते हैं कि हम मैक यूज़र्स को क्यों छोड़ें, तो विंडोज़ वालों ने क्या किया, एक और आर्किटेक्चर का सपोर्ट देना शुरू कर दिया जो कि है एप्पल, कि मैकबुक पे भी आप विंडोज़ के सॉफ्टवेयर यूज़ करें, यानी विंडो की तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये वाली बात आ गई। या हो सकता है मैक ने नहीं दिया होगा, जहाँ तक मैं एप्पल वालों को जानता हूँ कि एप्पल वाले जो हैं विंडोज़ का सपोर्ट नहीं देंगे। विंडोज़ ने अपने आप को इस तरह ट्रिम किया होगा कि वो अब मैक को भी सपोर्ट कर दे। ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल बताओगे तो मैं कोई लॉजिकल आंसर दे सकूंगा। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं, लिंकर पर आते हैं, स्कोप पर कोर्स के वापस आ जाते हैं। और एक और बात, आप लोग जो टेक्स्ट कर रहे हैं वो सारे मुझे विजिबल हैं, चाहे प्राइवेटली ही क्यों ना कर रहे हो। अच्छा, तो लिंकर क्या होता है? लिंकर जो अभी पीछे आया था, मैंने बताया था कि कंपाइलर के बाद एक और एडिशनल स्टेप है लिंकिंग। तो लिंकर का काम क्या है? इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लिंक्स एंड मर्ज वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक, तो लिंकर का काम क्या है? कह रहे हैं कि टू मर्ज, मर्ज करना है। अब ये मर्ज करने का सवाल कहाँ से आ गया? बात यह है कि देखें, मैं तो यहाँ से चला आ रहा था, ये मेरी चेन थी कि प्री प्रोसेस हुआ, प्री प्रोसेस के बाद कंपाइल हुआ, ये कंपाइल हो गया, कंपाइल के बाद असेंबलर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिंकर पे पहुंचा हूँ, तो ये मेरी चेन तो ये है। ये मर्ज किसे करेगा? यहाँ से तो एक ही लाइन आ रही है, तो ये जो मर्ज करने वाला है ना चीज़ें, वो आ रही हैं यहाँ से। ये देखो एक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, क्योंकि जब मैं कोडिंग करता हूँ तो सब कुछ मैं खुद नहीं लिख रहा होता, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें मैं प्रीवियसली रिटर्न लाइब्रेरी से भी यूज़ करता हूँ, यानी पहले से लिखा हुआ कोड, पहले से लिखा हुआ कोड। समझ रहे हैं बात? लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी जैसे इन जनरल होती है, हम कहते हैं लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी से आप क्या करने जाते हैं? पहले से किसी ने कोई बुक्स लिख रखी हैं, आप उससे रेफरेंस लेते हैं और फिर अपना असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं। समझ रहे हैं बात? तो आपने क्या किया? रेफर किया लाइब्रेरी को टू सॉल्व योर पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर असाइनमेंट। ठीक है, तो बिल्कुल वही काम जो है आपके लिए लिंकर भी क्या करता है कि आपके कोड में आप शुरू जब करते हैं तो आप देखते हैं कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी मुझे लाइब्रेरी से मिल रही हैं, मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, उन्हें बोरो कर लेता हूँ। वो कहाँ से आ जाती हैं? लाइब्रेरी से। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग खाम खा किसी बहसों मुबाहिसे में पड़ गए चैट में और इससे डिस्टर्ब हो रहा है लेक्चर, तो काइंडली ये ना करें, बाद में कर लीजिएगा बहस प्राइवेटली। तो लिंकर क्या करता है कि जो आपने शुरू में बोरो की होती हैं चीज़ें लाइब्रेरी से, ठीक है, अब आपने पूरी लाइब्रेरी से बुक ले आए, अब आप बुक को तो पेज निकाल निकाल के स्टेपल करके अपने असाइनमेंट में नहीं लगाएंगे ना। आप क्या करते हैं, उनमें से हो सकता है कुछ चीज़ें फोटोकॉपी कराएं, कट पेस्ट करें और फिर पंच करके अपने असाइनमेंट के साथ दे दें, यानी लाइब्रेरी की रिसोर्स से आपने कॉपी बनाई, अपने असाइनमेंट के साथ अटैच की एंड देन आप आगे सबमिट कर दें। तो बिल्कुल लिंकर यही काम करता है, आपकी जो लाइब्रेरी की रिसोर्सेज हैं उनको और जो आपका एक्चुअल डेटा है या आपका असाइनमेंट है उनको आपस में क्या करता है, मर्ज करता है और फिर यहाँ से एक सिंगल लाइन आउट कर देता है और भेज देता है लोडर को, कहता है रेडी, कहता है एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हो गई, सारे रिसोर्सेज जो थर्ड पार्टी की थी लाइब्रेरी से ली थी मेरी सब मिक्स हो गई हैं, मेरा असाइनमेंट रेडी है सबमिशन के लिए। तो लिंकर क्या करता है, फाइनली सब कुछ जो है आपका जो है मर्ज करके आगे अगले स्टेप को पास कर देता है जिसका नाम है लोडर। और लोडर जो है हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। लोडर के बारे में ख़ास बात यह है कि लोडर ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, लोडर हमेशा प्रेजेंट क्यों नहीं होता, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोडर डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है, लेकिन जब आप एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर पे काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, यानी वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो लोडर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ख़ास पार्ट ये कह लें या ख़ास सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है कि आपकी जो बाइनरी कोड एग्जीक्यूटेबल आ गया उसको आप की सोर्स कोड को पिक करना और रैम के अंदर डाल देना। यहाँ मेमोरी का वर्ड यूज़ हुआ है। मेमोरी हमेशा कौन सी होती है?
रैम होती है। कोड जो भी रन हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, वो तो आपको पता ही है कि रैम में चल रहा होता है। हार्ड डिस्क से उसका ताल्लुक नहीं, तो हार्ड डिस्क में तो परमानेंटली होल्ड किया होता है आपने, लेकिन जब रन होता है तो वहाँ से हार्ड डिस्क से पिक करता है लोडर और ले जाके कहाँ डाल देता है, रैम। तो in computing, a loader is a part of operating system that is responsible for loading program and libraries. It is one of the essential states in the process of starting a program. ठीक है, जब आप वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रन कर देते हैं तो वो इवेंचुअली जो है मेमोरी में पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ लोडर। और लोडर किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। एम्बेडेड में ये काम कहीं ना कहीं फिक्स मेमोरी लोकेशन के थ्रू किया होता है कि आप मेमोरी में यहीं पे कोड लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा, इसके अलावा कहीं और लिख देंगे तो वो रन नहीं होगा। तो उसमें लोडिंग जो है एक तरीके से हार्ड कोड की होती है, हार्ड वायर्ड होती है। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। लोडर का काम सिंपली ये है कि इस यहाँ पर आके आपका सब कुछ रेडी है, इस स्टेज पे सब रेडी है, इस स्टेज पे सब रेडी है। यहाँ पर आपका जो है कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी है सर्व करने की, यानी आपने जो भी डिश बना रहे थे वो रेडी है। अब सर्विंग कौन करे, तो सर्विंग का काम जो है वो आपके लिए कौन करता है, लोडर करता है। और वो सर्व कर देता है किसको, ले जाके प्रोसेसर को, कंप्यूटर के प्रोसेसर को वो सर्व कर देता है आपका कोड ले जाकर। लोडर का काम सिर्फ ये है, आपने सब कुछ करा, कंपाइल करा, कुक हो चुका है, सारी रेसिपीज भी मिला दी लिंकर ने। अब बस लोडर का काम क्या है, उससे सर्व कर दे ले जाके टेबल पे। तो लोडर सिंपली ये कर रहा है कि आपका सारे स्टेप्स हो चुके हैं, अब आपके प्रोग्राम को बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। अब उसे मेमोरी में लोड कर देगा और मेमोरी में लोड होगा तो प्रोसेसर इवेंचुअली आके उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा दानियाल, मैं आपको एब्सेंट तो मार्क कर ही दूंगा और मैं आपको चैट से भी निकाल रहा हूँ, मीटिंग से, क्योंकि आप काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी। दानियाल काफ़ी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं आपको। जो भी है, आपकी आईडी है कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो अब आप डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे। ये चैट जो है मैं आगे रिकॉर्ड के तौर पे फॉरवर्ड कर दूंगा एचओडी को, तो फिर जो भी एक्सप्लेनेशन है आप उन्हें दे दीजिएगा। चलिए क्लास, बाकी तो बाकी स्टूडेंट से कोई क्यूरीज हो, यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं अटेंडेंस लेके लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। बेटा अब जो भी है, अब लेक्चर की रिकॉर्डिंग मौजूद है ऑनलाइन में। ये होता है कि अब बार बार रिपीट करने की नहीं होती, कोई अगर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक मरतबा बता दिया, दो मरतबा भी बता दिया, तो अब तीसरी मरतबा ये है कि आप जो है रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगा, दोनों शायद कर भी दिए हैं, LMS पे ही अपलोडेड हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर क्यूरी नहीं है तो मैं फिर अटेंडेंस लगाता हूँ और फिर हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल है कि हम प्रोग्रामिंग में कितनी डेप्थ तक जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग में हम इतनी डेप्थ तक तो जाएंगे कि आप एम्बेडेड सिस्टम पर बिल्कुल कह सकते हैं कि एडवांस लेवल तक
की कोडिंग कर सकते हैं, मतलब इतनी कोडिंग कर सकते हैं कि नॉर्मल प्रोग्रामर कह लें या एवरेज प्रोग्रामर वो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं करता। हम उससे ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, तो एडवांस लेवल की, एम्बेडेड लेवल की कोडिंग पे जाएंगे। डेफिनेटली हाई लेवल पे हम उतना नहीं जा सकते जितना एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जाता है, या यूँ कहा जाए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो एम्बेडेड के व्यू पॉइंट्स आपको इस कोर्स में इतनी प्रोग्रामिंग करा दी जाएगी कि आप एडवांस लेवल के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लिख सकें। ठीक है, तो मैं चलें अटेंडेंस ले लेता हूँ। अब फिर अभी तक स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं इतना लेट क्यों आ रहे हैं। तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो अटेंटिव रहिएगा। लेक्चर हमारा मेरा ख्याल है यहीं तक था। देख लेता हूँ आगे एक स्लाइड है, वैसे वो आप लोग सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है, वही टिप्स हैं जो मैंने एल्गोरिथम में बताई थी कि प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, मैंने इसको नाम दिया हुआ है कि आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट टू नोटेड है, तो ये पांचों पॉइंट वही बातें हैं जो हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन में कंक्लूड की थी कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन उसको मैंने इन अदर वर्ड बुलेट्स में लिख दिया है, और वही सारे रूल्स प्रोग्राम लिखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जो एक एल्गोरिथम लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी है, मैं रीड करके बताऊँ, इससे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ तो रिपीटिशन होगी, टाइम आप लोगों का भी वेस्ट होगा, तो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर एंड, और चैप्टर एंड है, और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने हल्का सा असाइनमेंट रखा है। तो ये असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट कराना है, इसकी डेडलाइन होगी नेक्स्ट वीक सेम क्लास, यानी आज ही के दिन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में असाइनमेंट का प्रॉपर दोबारा से जो है अपलोड भी कर दूंगा MIS पर। यहाँ पे जस्ट सिर्फ ये बताने के लिए कि यही क्वेश्चन होंगे, आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में किया था, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। मैंने जैसे कि कहा था कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दे दूंगा, तो 2 फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक फैक्टोरियल प्रोग्राम के लिए और एक इवन आउट के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें फ्लो चार्ट भी बनाना है, सूडो कोड भी लिखना है फॉर फाइंडिंग आ फैक्टोरियल नंबर, दोनों के लिए। ठीक है, आपको इसमें इवन ऑड नंबर का भी करना है और सूडो कोड का भी करना है। इवन ऑड नंबर भी करना है, फैक्टोरियल के लिए भी करना है, दोनों काम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, यानी लेक्चर 1 वाला पार्ट। ठीक है, तो लेक्चर हमारा यहीं तक था, दैट्स इट। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप लोगों की मैनुअल ऑटोमेटिक भी हो चुकी है अटेंडेंस आप लोगों की। मोइस थोड़ी देर वेट करें, मैं आपका क्वेश्चन भी ले लूँगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट लेट अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बड़ा मसला है, तो मैं इनको भी ऐड कर लेता हूँ अटेंडेंस में, जस्ट इन केस कोई इश्यूज़ की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से क्लास ना ले पाए। तो ये आप लोगों की मैनुअल अटेंडेंस भी हो गई। ठीक है, तो अब कोई क्यूरीज हो? अच्छा, असाइनमेंट सबमिशन जो होगा आप मुझे कराएंगे, सॉफ्ट कॉपी डेफिनेटली सबमिट, हार्ड कॉपी तो अभी नहीं करा सकते, तो आप सॉफ्ट कॉपी सबमिट कराएंगे इन PDF फॉर्मेट। ठीक है, लैब भी, हाँ, कोई भी सबमिशन होगी वो आप PDF फॉर्मेट में मुझे सबमिट कराएंगे। जी, कोई क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास? मेहनत
है लग गई होगी आपकी अटेंडेंस। ये तो मैं एक्स्ट्रा अटेंडेंस लेता हूँ मैनुअल, ऑटोमेटिक आपके लॉगिन से ही लग जाती है। लेक्चर मेरा ख्याल है मैंने अपलोड कर दिया है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन मैं देख लूँगा। अभी ये वाला वीडियो लेक्चर भी अपलोड करूँगा तो ये पीपीटीज भी अपलोड कर दूँगा। असाइनमेंट का जैसे मैंने बताया था, कल भी बताया था कि डेडलाइन हमारी होगी 1 वीक, और इसकी सबमिशन भी एलएमएस पे होगी। मैं वहाँ पे सबमिशन का फोल्डर अपलोड कर दूँगा, आप उस पर सबमिट करा दीजिए। ठीक है, और कोई क्यूरीज? अच्छा बेटा, मैं देख लेता हूँ शर्जील अख्तर। ठीक है, तो अगर और कोई क्यूरीज नहीं है तो क्लास हम कंक्लूड करें लेक्चर। चलें, तो फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।